अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप यासिर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताएं, दुबई का मौसम कैसा है? अरे यहाँ तो सारा साल गर्मी रहती है। खैर तुम बताओ, इरम कैसी है? सुना है उसका मंगेतर जाहिद दुबई में आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। वैसे वो इरम को साथ तो लाएगा ना? उसको छोड़ें, अपनी बात करें। 1 साल हो गया हमारी शादी को। खुद तो दुबई में बैठे हुए बुर्ज खलीफा के साथ आप तस्वीरें धड़ाधड़ अपलोड किए जा रहे हैं और मैं यहाँ सड़ रही हूँ कराची में। यार कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि जल्दी काम हो जाएगा। सुनो, जल्द कुछ करो, ठीक है? और हाँ, एक बात और, ये आपके जो 20,000 आप मुझे भेजते हो ना, इसमें मेरा गुजारा नहीं होता। 1000 चीजें खरीदनी होती हैं मुझे। अब इसको बढ़ाएं, कम से कम 30,000 भेजें मुझे। अरे तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? अरे तुम्हारे अब्बा औरंगी टाउन में 1000 गज की फैक्ट्री छोड़कर मरे, और घर में तुम 3 अफराद तो हो, माँ बेटियां, गुजारा अच्छा खासा चल रहा होगा। पहली बात, एक तो ये कि वो मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, मेरे बाप का सरासर एक जज्बाती फैसला। और दूसरी बात ये कि हम 3 औरतें नहीं हैं, हम 4 औरतें हैं। उनकी वो मनूस बदसूरत बहन भी तो हमारे साथ रहती है। इद्दत करने आई थी, खाना खराब यहीं पे बैठ गई है जम के बर्फ की तरह। अरे ये शोर कैसा? हाँ, शायद वही बुढ़िया होगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इरम, अरे नीचे उतरो कि माँ तो मर गई, अच्छी तबीयत लेके जाती तो मुझे ये छोड़ दो मेरा। तुम आओ जरा, अरे क्या मुझे मुलाजमा समझा? मैं सारा दिन घर समेटूं और खाने बनाऊं, तुम दोनों के आगे ट्रे सजाऊं? क्या कानों में रूई ठूस के बैठी हुई थी? इतनी चिक-चिक करती हैं ना आप कि अल्लाह की पनाह। आपकी आवाज़ सुनने से अच्छा है ना इंसान कानों में हेडफोन लगा के कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन ले, कम से कम सुकून तो मिलेगा। पूछे भाई इससे क्यों चीख रही थी? क्या तकलीफ थी आपको जो आपने चीख चीख के पूरा घर सर पे उठाया हुआ था? तकलीफ? अरे कामों को कौन करेगा घर के? सारा दिन मैं काम करूं, खाने बनाऊं तुम लोगों के लिए। अरे क्या मुलाजमा हूं फिर की? खाने की ट्रे हम दोनों के लिए, सारा खाना तो आप और आपकी ये मनूस बदसूरत बेवा बहन खा जाती है। हमारे लिए बचता ही क्या? चाय पापे खा खा के गुजारा करना पड़ता है हम दोनों बहनों को। देखें कितनी पतली हो गई है मेरी बहन। चाय पापा पे गुजारा कर रही हैं ये? अरे तोबा तोबा, रात को 2.5 किलो आम लाई थी, दोनों की दोनों ने चट कर लिया, एक मुझे नसीब नहीं हुआ। कितनी गरीबाना सोच है ना आपकी। और वैसे 2.5 किलो आम नहीं थे, आधा किलो आम थे वो। और अगर हमने खा भी लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? एक बात तो बता, ये जो घर का खर्चा चलता है आप अपना जेवर बेचकर चलाती हैं। इत्तला के लिए अर्ज है कि इस घर में जो पैसा आता है ना वो मेरे बाप की फैक्ट्री से आता है, आपकी बाप की फैक्ट्री से नहीं। अरे हट यहाँ से। अरे तूने मेरी जेवर पे नजर रखी है? अरे मार दे मुझे, मार मुझे। ओए मेरा हाथ तोड़ रही है, देखो जरा मुझे मार रही है दोनों बहनें। छोड़ो। अरे पूरे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम लोग? ये किससे कुछ की आदत है आपने मेरी बहन को? आज के बाद ये मनूस हाथ आपने मुझ पे मेरी बहन को उठाने की कोशिश की ना तो काट के कुत्तों को फेंक दूंगी मैं। अरे तुझे छोड़ दो, पकड़ के ना यहाँ रखा डालूंगी और फेंक दूंगी तुझे कचरे में। अरे मेरा हाथ तोड़ रही है, देखा मार रही है मुझे। थोड़ा मुंह पर नहीं जा रही है। अरे है ना, इसीलिए आपके मुंह से हर वक्त हुआ है। एक तो आप ही ना बहुत टेंशन देती है, सर दर्द रहने लग गया है मेरा। अच्छा खैर छोड़िए, मैं ये कह रही थी जाहिद कि हम लोग ना इसी हफ्ते निकाह कर लेते हैं ताकि कागजात बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यार इरम, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अच्छा खासा खर्चा है, बहुत पैसे लग जाएंगे इसमें। अच्छा तो मतलब क्या है तुम्हारा? मैं भी आपकी कितना शादी के बाद यहाँ सड़ूं? नेवर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जाहिद। ये कोई तो रास्ता होगा ना प्लीज। एक रास्ता है, जिस मकान में तुम लोग रहते हो अगर वो मकान हम बेच दें तो अच्छी खासी रकम आ सकती है तुम्हारे हिस्से में, और इससे हम आराम से दुबई चले भी जाएंगे और वहाँ सेटल भी हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे आप ही कहाँ जाएंगी? और वो मेरी सौतेली माँ, वो भी तो साथ रहती है ना मेरे। अरे यार आप ही का क्या है, उन्हें तो आज नहीं तो कल यासिर भाई ने दुबई बुला लेना है। और जहाँ तक ताल्लुक है तुम्हारी सौतेली माँ का, तो यार जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से रफा दफा करो। जब तक वो तुम लोगों के साथ रहेगी तुम लोगों का कोई भला नहीं हो सकता। बस क्या करूँ आपका टाइम ही नहीं मिलता। हाँ भाई, तू तो बहुत ही बड़ा मसरूफ आदमी है। ये ले तलहा, तेरे लिए गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। इसको जितनी भी गुड़ की चाय तू पिला ले, अंदर जो इसके कड़वाहट है वो कभी नहीं निकल सकती।
इसकी बीवी की भरी हुई है। क्या हो गया आपा तुम्हें? इतने दिनों बाद तो हमसे मिलने आया हमारा भाई और तुम जहर उगल रही हो। अब तो इसकी शादी को भी 20 साल हो गए। अब तो बाज आ जाओ उसकी बीवी को कोसने से, और वो हमारी भाभी भी है। अरे तो तू मानो से भावज, मैं नहीं मानूंगी। अरे इतना सा था, पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। नहीं आता, फिक्र सताती है इसकी। आके पूछता है कि बहनें किस हालत में, कोई जरूरत है, कोई काम है तो आके पता कर ले। नहीं, बस बीवी के पल्लू से बंधा रहेगा। ऐसे एहसास है कि 2 बहनें बेवा रहती है इस घर में। पापा एहसान मत जताया करो मुझ पर कि पाल पोस के बड़ा किया। तुम्हारा फर्ज था ये, तुम बड़ी थी, कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। और तुम्हारे पास क्या कमी है? घर है, देवर है, और तो और पैसे आ रहे तुम्हारे पास। अरे सबकी नजरें मेरे जेवर और पैसों पर हैं। अरे तुम्हें पता है कि मुझे मिल क्या रहा है? अरे 10 तरह के काम होते हैं, दोनों बहनें बेवा हैं। सरकारी दफ्तरों में 10-10 चक्कर लगाने। कभी आके पता किया कि कोई काम है तो मुझे बता दो। तुम्हारे मुंह पे ना ये शिकवे शिकायतें बनते नहीं हैं, समझ आ रही है? मैं तो खुद सेटल नहीं हुआ अभी तक। सुबह से लेकर शाम तक भागदौड़ में लगा रहता हूँ, और मैं तो मदद मांगने आया था, उल्टा तुम मुझे कोस रही हो। अरे क्या हो गया? आपस में ही लड़ना शुरू हो गया तुम लोग तो। चल तू चाय पी। एक और आ गया मदद मांगने। मुझे तो लगता है कि ये घर घर नहीं है, एक लंगर खाना है। जिसका भी दिल करता है मुंह उठा के भिखारियों की तरह भीख मांगने आ जाता है यहाँ पर मदद के नाम पे। बात सुनो, तमीज से बात करो, मेरा भाई यही है। भाई? इसे भाई कहती हैं आप? कभी आपने इसको परखने की कोशिश की है? एक नंबर का गिरा हुआ लालची कमीना इंसान है ये। इसकी आंखें चेक करें, मोहल्ले की एक एक औरत वाकिफ है इसकी बेगैरती से। बातें कर रही है। पापा मुझे जलील करने के लिए बुलाया था? देख रही हो तुम इसकी जबान? टांग भर की लड़की है और उसकी जबान देखो। अरे मुझ जैसे शरीफ आदमी पर कैसे कैसे बेहुदा इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी शराफत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। अब आंखें देखी है, गंदगी कूट कूट के भरी हुई है। आप सबने भी देखी होगी वो वायरल वीडियो जो पिछले हफ्ते वायरल हुई थी। सारी औरतों ने मिलकर खूब कूटा था। सही बोला आप ही तुमने, लंगर खाना खोल रखा है हमने तो। इसको देखो भीख मांगने के लिए आ जाता है। वैसे भी हमने तो फैसला कर लिया है, ये घर सेल आउट कर रहे हैं हम। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेचने वाले? अरे देखती हूँ कैसे बिकेगा ये घर। अरे मैं तुम्हारे बाप की बेवा हूँ और मेरा भी हिस्सा है इस घर में बराबर का। हो अच्छा, हिस्सा पता है कितना होता है? 1/8। और उसकी वक़्त ही क्या है? और ये बेवा होने का ड्रामा तो हमारे सामने चलने वाला है नहीं। आपका अच्छे तरीके से जानते हैं आपको। मेरे बीमार बाप से सिर्फ पैसों की लालच में शादी की थी आप, और उनके मरने के बाद इस बेवा बहन को ही बुला लिया, और इसने भी मुस्तकिल डेर जमा लिए हैं। भाई इरम, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर तुम्हें मेरा रहना यहाँ पसंद नहीं है तो मैं इद्दत खत्म होते ही चली जाऊंगी यहाँ से। तुम क्यों? अरे सब जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये घर तो बिकने वाला है। चलते फिरते नजर आओ यहाँ से। ये क्या बोल रही हो? ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ ना, दुबई। मैंने पता करवा लिया, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पापा, वो जो अपने पुराने मोहल्ले में नहीं रहते थे जावेद भाई कुत्ते वाले, अरे जिनके घर में बड़े बड़े कुत्ते पले हुए थे, वो बोल रहे थे घर कम से कम 5 करोड़ का होगा। आजकल स्टेट का काम कर रहे हैं वो। ओए, तुम होती कौन हो इस घर की कीमत लगवाने वाली? बेवा हो ना, बेवा बन के रहो। ये ब्रोकरों की तरह ना घर की कीमतें लगवाती मत फिरो। समझा ले अपनी बहन को। बड़ा कहती है ना आप इसको, बेवा है, मासूम है। तुझे किसने कहा था इस घर की कीमत पता कर? अरे देखती हूँ ये घर बेचेगा कौन। अरे इस घर में तो मैं मर के अपनी कब्र भी यहीं बनवाऊंगी। ये बकवासियात ना बाद में कर लेगा अपनी। मैं क्या कह रही थी आप ही, देखो पैसे अच्छे मिल जाएंगे इसके घर के। उसके बाद यासिर भाई को वीज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जाहिद भी मुझे ले जाएगा। और वैसे भी अगले हफ्ते जाहिद अपने वालिदैन के साथ आ रहा है निकाह करने के लिए मुझसे। और तुम दोनों बेवाएं ना नजर ना आना मुझे निकाल दो। अपनी मनुष्य शक्लें लेके ना एक काम करना, कुछ देर के लिए दफा हो जाना मोहल्ले में, कहीं गायब हो जाना, ताकि मेरी इस मासूम सी बहन पे तुम दोनों की परछाई भी ना पड़े। बिल्कुल ठीक कहा भी तुमने। पैसे ही दोनों अपने शौहर को तो खा ही चुकी हैं। अल्लाह ना करे कहीं मेरे शौहर को ना खा जाए। सामान बांधो और निकलो यहाँ से। और तुम क्या बेटे टुकुर टुकुर देख रहे हो? खड़े हो? गैरत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? निकलो यहाँ से। क्या पागल हो गई हो? भाई आया मेरे घर में, मेरा घर है ये। उठो, ये क्या बदतमीजी है? ज़्यादा परवाह है ना, उठो।
छोड़ो नजर आ पापा देखो। मुझे भी रहने का शौक नहीं है यहाँ पर। मैं बहन से मिलने आया था अपने। मिलनी है ना? तुम्हारी तो शक्लें भी नहीं देखना चाहता मैं। हाँ चलो निकलो यहाँ से। समझे तुम? अरे कहाँ जा रहा है तलहा? अरे ये अपने बाप की तरह मुझे अब ये मारना नहीं होगी तो चाहती मैं है। आऊंगा। अरे ये अपने बाप की तरह मुझे मारना चाहती है। अपने बाप को भी मारा है इसी तरह इन लोगों ने। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। अरे तुम ठीक कह रही हो, मकान की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। वैसे भी मकान बिकने से हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ये मकान बिका तो कम से कम तुम्हारे हिस्से में 1.5-2 करोड़ तो आ जाएंगे और इससे यहाँ का कामे का मसला भी हल हो जाएगा और कुछ और पैसे मिला के हम यहाँ एक अच्छा सा मकान ले लेंगे। कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर ये सब होगा कैसे? तुम जानते हो वो बहुत शातिर औरत है, हम उन्हें घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर हमने कोशिश भी की ना तो तुम जानते हो ये सब लोग मिलके हम पे ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि हम उनका कत्ल करना चाहते हैं। अरे जरा तुम भी अकल से काम लो। तुम्हारे अब्बा अच्छी खासी जायदाद छोड़कर मरे, वो औरंगी टोनल फैक्ट्री उनको दे दो और मकान खुद रख लो। और वैसे भी वो कच्ची आबादी में फैक्ट्री है, उसके पैसे पता नहीं कितने लगे ना लगे, ये कर लो। ऐसे कैसे दे दें यासिर? उसी फैक्ट्री से तो इस घर का चूल्हा जलता है, 1000 मामलात निमटते हैं, बिल अदा होते हैं। अरे उस फैक्ट्री की क्या आमदन है? 20-25 हज़ार रुपये। और वैसे भी वो कच्ची आबादी में कारखाना है, किसी टाइम भी गिरा दिया जाएगा। अपनी सौतेली माँ को ये कारखाना देकर जान छुड़ाओ। कह तो तुम ठीक है, मगर वो बहुत शातिर हैं, किसी सूरत नहीं मानेंगे। ओहो, अरे तुम अपनी फुफ्फो से क्यों नहीं बात करती? अरे वो आलिमा है, सब उनकी इज्जत करते हैं, डरते हैं उनसे। अरे तुम दोनों थोड़ा सा मक्खन लगाओ, हो सकता है काम बन जाए। और वो कोई औलाद है, उनकी बेटी बन जाओ, उनके अंदर ममता जगाओ। तुम लोगों ने मुझे इज्जत दी और यहाँ बुलाया है तो अब फैसला भी मेरा ही चलेगा। देख हुमैरा, मैं किसी फर्द की नहीं, सच की तरफदार हूँ। और देख, सच तो ये है कि तू इनकी माँ है, सौतेली ही सही, पर तू है तो इनकी माँ ना। मगर एक मसला है, इन बच्चियों के रिश्तों की राह में ये घर रुकावट है, ये तुझ पे भी बोझ है। तू कुछ सोच, तू कुछ कर, इन बच्चियों को अपने घर बार का कर, ये तेरे ही ऊपर जिम्मेदारी है। अल्लाह तेरे से बड़ा खुश होगा। और तुझे तो पता है अल्लाह ने माँ का कितना बड़ा दर्जा दिया है। सब जानती हो फर्ज तुम लोगों के, इस पूरी बिल्डिंग को हथियारना चाहती है। पुप्पो, वो फैक्ट्री तो बहुत बरकतों वाली है। अब्बू ने हमारी परवरिश उस फैक्ट्री के पैसों से तो की है, और आपी की शादी वो भी फैक्ट्री के पैसों से हुई। अब जिस घर में हम बैठे हुए ना, ये घर भी उस फैक्ट्री के पैसों से लिया गया है। और अब्बू के जाने के बाद इस घर का तमाम खर्चा उस फैक्ट्री के पैसों से ही हुआ जा रहा है। अब बताएं, हुई ना बरकतों वाली? देख हुमैरा, कितनी अच्छी बच्चियां हैं तेरी। अरे तू अल्लाह के गजब से डर, वैसे ही तू बीमार आजार, रोज का तुझे कोई ना कोई रोना रहता है। आज गुर्दे में दर्द है तो कल ब्लड प्रेशर है, अरे शुगर की तू मरीज। अरे ये नेकी का माल है, अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, इन पे रहम कर, ये तेरी ही तो जिम्मेदारियां हैं। अरे तू रान बेवा, तू ही समझा अपनी बहन को। अरे सब कुछ दुनिया में ही रह जाना है, बस अल्लाह है अल्लाह। छोड़ो आप, ये भी जो मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं फैक्ट्री लेने के लिए तैयार हूँ। चलो भाई, अब सारे मामला तय हो गए ना। अब तू मुझे काले बकरे के पैसे दे दे, शाह साहब के मज़ार पे जाके चढ़ावा चढ़ाना है मुझे। मैं अपना सदका खुद दे लूँगी, कोई पैसे वैसे नहीं मेरे पास। अम्मी जान दे दीजिए ना, दे दे। क्या हो गया आपा तुम्हें? इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत है। अगर तुम्हें ये भी नहीं मिलता तो क्या कर लेती? हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
और तुम्हें तो पता है बाजी बेगम के सामने किसी की चलती है, वो तो बस फैसला सुनाती हैं। तुम हिम्मत मत हारो। हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत तो बहुत है। और मुझ बेवा का अब वो कारखाना ही सहारा है। अगर हम यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ, करूँगी क्या मैं? आपा कुछ अक्ल से काम लो। तुम्हारे पास इतना सारा जेवर है, उसका आधा भी बेच दोगी ना, अच्छा सा 120 गज का मकान मिल जाएगा हमें, जिसमें हम दोनों बहनें सुकून से रहेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगी मैं। अरे तुम ही तो अजाब हो, अपने आप को पालूं या तुम्हें देखूं? अस्सलामुअलैकुम बाजी बेगम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बाबर है। अरे जानती हूँ नसीबो खाला का लड़का है ना तू। अरे तेरे घर में बड़ी रौनक लगी होती थी, मैं तो सिर्फ जूते ही गिनती रहती थी। तेरी अम्मा औरतों के कपड़े सीती थी ना मोहल्ले की। वो तो हमारे अब्बा जूतों का काम करते थे, तो इसलिए जूते होते थे बाहर। हाँ, मेरी अम्मी सिलाई करती थी, उन्होंने सिलाई कर करके मुझे पढ़ाया है। अब मैं सरकारी महकमे में मुलाजिम हूँ। कुछ दिन पहले जुबैदा से मुलाकात हुई थी दफ्तर में, पता चला कि वो बेवा हो गई है। मेरी बीवी का भी इंतकाल हो चुका। अच्छा, तो तू रनवा है? जी, एक बच्चा है उससे। अगर आप इस रिश्ते को हाँ कर दे तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल सकता है। इस कंदखत की शादी कर दूंगी तो मुझे कौन संभालेगा? मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है मुझे, पैसे भरने पड़ेंगे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये हर महीने के। बिल्कुल भी नहीं करूंगी इसी शादी। ये भैया तुझे हिसाब मिल के आ गया, थोड़ा सा पंडोल भी लगा लेता, रंग चमक जाता। जी, शादी हो जाएगी तो लगा लूंगा वो भी। तू भी अपनी अम्मा की तरह हथेली पे सरसों जमा के बैठ जा। अरे अभी 1 हफ्ता पहले तो जूबी की इद्दत खत्म हुई है, और जब प्लान करूंगी इसकी शादी का तो तेरे बारे में भी सोच लूंगी। जब तक तू पिंडोल मल के बैठ, थोड़ी तेरी क्लोज खत्म हो जाए। जी वो तो ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस तुम मैं तो ये चाहता हूँ कि सादगी से। क्या ढोल ताशों में इसको रुखसत करूंगी? सादगी से ही करूंगी। और बात सुन, जब करूंगी इसकी शादी का फैसला तो बता दूंगी। अब तू चलता बन यहाँ से। अरे अब जाना क्यों बैठा हुआ है? चल निकल भाई। जा रहा हूँ। कौन है अबे तू? क्या कर रही है मेरे फ्लैट पे? अबे बोल नहीं रहा, मुंह में जबान नहीं है तेरे। अबे बोल वरना दूं एक। अरे तू इधर आ, चल तू निकल भैया। लगता है कि तुम सबके सब एक नंबर के जाहिल और बदतहजीब हो। तुम लोगों को तो पागल खाने में होना चाहिए। हट पीछे, हट। अरे तुम बड़े अच्छे हो, खिसाब मल के आ गए थे। अरे तू तो इधर आ। अबे ये कौन था ये कल्लू? मुझे देखकर कैसे भाग गया? गुस्सा देखा? नाक पे रखा हुआ था इसके। सरकारी दफ्तर से आया था, कुछ कागजात की बात करनी थी। तू ये बता क्या सूंघता हुआ आया है? यहाँ सबके पेट खराब हैं, यहाँ कोई निहारी तिक्के नहीं पक रहे, पतली खिचड़ी चढ़ी हुई है। बोल तो दस्तरखान लगवाऊं? अरे आपा, मैं तो तुम्हारा और जूबी का ख्याल रखने आया हूँ। बड़ा ख्याल रहता है मुझे ना। माशाल्लाह, फ्लैट तो बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है। फ्लैट ले लिया, बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास। बात सुन, ज्यादा नाहक ये सजा सजाया मुझे मिला था, और मुझसे कोई उम्मीद ना रखना कि तुझे कुछ दे दूंगी। जो पुराना कर्जा है वो चुकता कर। अरे चुका दूंगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। क्या? अगर कारखाने की जमीन ऑथराइज्ड हो गई तो उसकी कीमत 5 करोड़ होगी। इससे भी ज्यादा। मैंने पता किया था, जमीनों के रेट और बढ़ने वाले हैं। मगर ये सब होगा कैसे? प्रॉपर्टीज के मामला तो लंबे चलते हैं ना। यहाँ सब मुमकिन है, पैसा चलता है, पैसा बस। मैंने मालूम किया था, पता चला कि सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन काम पक्का हो जाएगा। मगर 10 लाख कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ी रकम है ये तो, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे 5 करोड़ के सामने 10 लाख रुपए की क्या अहमियत यार। कुछ सेविंग्स वगैरह तो होंगी ना तुम्हारी, या फिर कोई जेवर तो होगा ना। या फिर एक काम करो, यासिर भाई से बात करो,
हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल आए। अरे मगर वो जमीन तो हम उस बुढ़िया के नाम कर चुके हैं, स्टाम्प पेपर लिखवाया था, कागजात भी उसके पास हैं, और उससे कागजात वापस लेना अल्लाह की पनाह। कैसे होगा ये सब? इससे तो अच्छा था कि हम प्रॉपर्टीज में से ना उसको 1/8 का फायदा देके फारिग करते। अब छोटे फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान कर बैठे। और नहीं तो क्या, उस कारखाने पर ना ही उसका कानूनी हक था और ना ही शरई। छोटे से फायदे के चक्कर में हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे पास एक मंसूबा है, और ऐसा मंसूबा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों को वहां जाना होगा मिठाई का डब्बा लेकर। आपकी आखिरी दफा इनसे मुलाकात कब हुई थी? सर अभी 3 घंटे पहले मैं इनको बिल्कुल ठीक छोड़ कर गई हूँ। मुझे बैंक किसी काम से जाना था सर, मैं वापस आई हूँ, मुझे इनकी लाश पड़ी है और अलमारी के बंद भी खुले हुए सर नाखून और रोंट नीले पड़ चुके हैं। मुझे तो ये जहर खानी का मामला लग रहा है। आप ये बताइए कि इन्होंने खाया क्या था? सर मेरे सामने तो इन्होंने ये मिठाई खाई थी बस। ये मिठाई कौन लाया था? ये मिठाई इनकी सौतेली बेटियां इरम और शफक वो आई थी, बहुत खुश हो रही थी, इनको मक्खन लगा रही थी और मिठाई खा के चली गई। मैं इनको जहर दे दिया। वो यहाँ क्यों आई थी, आपको कुछ पता है इस बारे में? सर वो दरअसल ना वो मेरी प्यारी अम्मी जान, ये लीजिए जल्दी से अपना बड़ा समूह खोलिए और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ, आप सुन के पागल हो जाएंगे। देखो मीठा देख के मेरा हाथ रुकता नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में खुटका इसमें कुछ किया हुआ है। कसम ले लीजिए अम्मी जान, कुछ भी नहीं किया हुआ, शुगर फ्री है। अरे तुम्हारे ननिहाल में ये सब होता है। इतनी मेरी बात सुने, आपको पता है इतनी बड़ी खुशखबरी ना, आप सुन के खुश हो जाएंगी। मैं दुबई जा रही हूँ, मेरे फाइनली डॉक्यूमेंट्स आ गए। अल्लाह पाक तुम्हें जाना नसीब करे। हाँ, और ये मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे भी डॉक्यूमेंट्स फाइनल हो गए। ये सब ना आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी जान। अरे शफकत का खून हो, मैं तो तुम्हें दुआएं दूंगी। जो मेरे साथ किया वो तो अल्लाह ही जानेगा। और जिसके शिकायत में किया था, उसी खाला के शिकायत में किया था ना, जो अब्दुल्ला कॉलेज के गेट से भागी थी। अरे नहीं अम्मी जान, वो तो निकाह हुआ होता उनका, भागी नहीं थी। सब जानती हूँ। आप लीजिए ना खाला जान। मैं तो गुलाब जामुन वैसे भी पसंद नहीं करती। हाँ, चमचम होते वो भी शब्बीर के दुकान के तो खा लेती, ये मैं नहीं खाऊंगी। अब देखिए अम्मी, इतनी बड़ी खुशी का दिन है तो मुझे ना आपसे एक दरख्वास्त करनी थी, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। बोलो क्या काम है मुझसे? मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए ना, अब आप हमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हैं, अब तो सब बदल गया। तो मैंने चाहा कि हमने तो आपको वो सिला दिया ही नहीं जो आप डिज़र्व करती हैं। खाम में आपको कोड़ी के भाव वो ज़मीन दे दी और कह दिया कि वो कारखाना तो लाखों की जायदाद है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर उसके कागज़ात पे दोबारा काम किया जाए, उसको रेगुलराइज करा लिया जाए, तो वो 50-60 लाख रुपए की ज़मीन है। बैठे बिठाए आपका भला हो जाएगा। अरे बीबी रहने दो, 50-60 की नहीं है, पूरे 5 करोड़ की ज़मीन है वो। और उसी का पता करके तुम लोग यहाँ आके मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ रही हो। सब जानती हूँ अच्छी तरह से। अरे अम्मी, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि आप ना हमारे साथ फिर से उसी छत के नीचे रहें, मिलजुल कर रहेंगे और कसम उठाने को तैयार है, आपको ना हमारी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं होगी। सच में बात सुनो, मैं वो ज्यादतियाँ, वो बातें तुम लोग की कभी नहीं भूल सकती। और जिसके चक्कर में आई हूँ ना, ज़मीन के कागजात दे दूंगी। और खूब अच्छी तरह जानती हूँ ये जो चापलूसी कर रही हो ना तुम अपनी खाला के शिकायत में आके, जो लालू के 4 नंबर पर रहती है। अरे नहीं अम्मी जान, उनसे तो महीने हुए हमें मिले हुए। अब पता है आपको, माशाल्लाह से अब हज पर गई हुई हैं वो तो। या अल्लाह, 900 चूहे पूरे हो गए, बिल्ली हज को चली। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी जान। अच्छा ना, सब शिकवे शिकायतें भूल जाएं। बाजी कुछ कह रही ना, सुन लेना। मैं ये चाह रही थी कि अब हम सब भूल के एक छत के नीचे रहते हैं। आप चले हमारे साथ, हम दोनों आपको लेने आए हैं और हम आपको लिए बगैर नहीं जाएंगे। देखो तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं ना तुम लोगों के साथ जा रही हूँ
और ना कागजात दूंगी कारखाने के। सब जानती हूँ तुम लोगों के मंसूबे। पहले नहीं सोचा जब घर से निकाल रही थी। निकाला को घर से? आप खामोखा दिल बुरा कर रही हैं अपना। आप ना बस दिल साफ कर लें अपना। खाला जान आप समझाएं ना अम्मी को। ये क्या समझाएंगी मुझे? ये तो खुद मेरे टुकड़ों पे पल रही है और तू के यहाँ बैठे बैठे कर रही है। जा, तुझे काम था ना। ठीक है आपा, मैं चलती हूँ। वैसे भी बैंक बंद हो जाएंगे और आते हुए सौदा ले आऊंगी। क्या आप बता सकती हैं कि जब आप यहाँ से गई थी तो ये मिठाई, ये गिलास वगैरह यहीं पे पड़े हुए थे? नहीं सर, ये गिलास नहीं था, ये मिठाई थी बस। तारिक सर, तुम ऐसा करो कि सारे शवाहिद जमा कर लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और हाँ, ये गिलास मिठाई लैब भिजवा दो ताकि इनका टेस्ट हो सके। ठीक है। ये जो अलमारी से जेवरात चोरी हुए हैं, इसकी मालियत तकरीबन कितनी होगी? कुछ पता है आपको इस बारे में? मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकती, मगर ये कोई 25 लाख के करीब। और सर, अलमारी के दोनों पर्ट भी खुले हुए थे। सर, इनकी जो दोनों बेटियां आई थी ना, इरम और शफक, वो इनकी सौतेली बेटियां हैं। सर, उनके ही काम है ये। वो बहुत लालची है। वो लालच में किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बहन की जान ले ली इन दोनों लालची बहनों ने। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की तस्दीक होती है कि हुमैरा को साइनाइड जहर से मारा गया। और जो जाए वारदात से वो जूस का ग्लास मिला था, उससे भी तो साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं ना? जी हाँ। मकतूला की बहन जुबैदा के मुताबिक जब वो वहाँ से गई तो उस वक्त वो गिलास टेबल पर मौजूद नहीं था और ये सारा खेल उसकी गैर मौजूदगी में खेला गया। हमारी तफ्तीश के मुताबिक 21 जून को इरम और शफक का वहाँ आने का मकसद ये था कि वो जेवरात वहाँ से हासिल कर लें। उन्होंने वहाँ पर जुबैदा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुमैरा को जहर दिया और फिर वो जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो गए। अच्छा, वो जो अलमारी है जहाँ से जेवरात चोरी हुए हैं, उस अलमारी से इरम या शफक के फिंगरप्रिंट्स मिले? जी नहीं, हमें तो ये लगता है कि वारदात के वक्त उन्होंने या तो ग्लव्स पहने हुए थे या फिर वारदात के बाद उन्होंने निशानात मिटा दिए। आपने जितनी भी तफ्तीश की है उससे तो यही लगता है कि इरम और शफक के पास मुहरिक था हुमैरा को कत्ल करने का, लेकिन फिर भी मुझे इस सारे मफरूज़े में कुछ झोल नज़र आते हैं। किस किस्म का झोल? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इरम और शफक दोनों को पता था कि जुबैदा ने उन्हें घर आते हुए देख लिया है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप कोई जुर्म करने लगें तो आप वैसे घबरा जाते हैं कि कोई ना कोई विटनेस है और शक सिर्फ इन्हीं पे जाएगा अगर उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बावजूद उसी रोज़ उसी दिन वो हुमैरा को जहर देंगे। मैडम, वो दोनों आदि मुजरिम नहीं है, हो सकता है बौखलाहट का शिकार हो गए और उसी में चूक कर बैठे। और रामना साहिबा, सबसे अहम बात यह है कि उस गिलास पर हुमैरा और शफक के उंगली के निशानात मौजूद, जिससे हमारे शक को तक़वियत मिलती है। और मैडम, ये मफरूज़ा भी तस्दीक शुदा है कि औरत अगर कत्ल करती है तो आमतौर पर जहर का ही सहारा लेती है। देखिए, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि अजीब सी बात नहीं है, उस जूस के ग्लास पर शफक और इरम के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन जिस अलमारी से वो जेवरात चोरी हुए हैं वहाँ से उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। हैरत की बात है। बहरहाल, ये जो चोरी शुदा जेवरात हैं ये बरामद हुए? जी नहीं, अभी तक तो जेवरात बरामद नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तफ्तीश में एक अहम नुक्ता ये भी है कि आखिर ये साइनाइड तक रसाई हासिल कैसे हुई, क्योंकि ये कोई आम चूहे मार दवाई तो है नहीं कि कहीं से भी आसानी से दस्तयाब हो। इस बात की तह तक जाना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, ये इरम और शफक से आपने तफ्तीश तो की, उनका क्या कहना है? इरम और शफक अभी तक तो जुर्म से इनकारी हैं, लेकिन कल हम उनको अदालत में पेश करके उनका रिमांड लेंगे और फिर उसके बाद वो सूरत हाल का पता चल जाएगा। ठीक है। अरे, तुम्हारे मशवरे ने शफक और इरम की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, क्या जरूरत थी उनको ये मशवरा देने की उनके घर जाओ? अरे, तो क्या गलत कह दिया मैंने? उस प्रॉपर्टी पर उनका हक था और हक मांगने का ही मशवरा दिया था मैंने, जहर देने का मशवरा नहीं दिया था। मुझे तो लगता है ये जहर भी तुमने ला के दिया होगा। दिमाग तो ठीक है आपका, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। ये तुम ही थे जिसके कहने पर इरम ने मकान बेचने का शोशा छोड़ा, और तुम ही थे जिसने उन्हें उनके घर भेजा। ये तुम ही ने साजिश की है। मुझे तो लगता है कि तुम मुखालिफ पार्टी से मिले हो।
देखिए मुझे लग रहा है आपका दिमाग खराब हो चुका। इंस्पेक्टर साहब तो बता रहे हैं कि इरम और शफक अभी तक अपने उसी मौके पर कायम हैं कि ना उन्होंने हुमैरा को जहर दिया है और ना ही उन्होंने वो जेवरात चोरी किए हैं। वो तो बल्कि कह रही हैं कि हम तो तस्फिये के लिए वहाँ गए थे और वहाँ अपनी फुफ्फो को भी बुलवाना चाहते थे कि वो कोई एग्रीमेंट करवा दें बीच में, लेकिन जब फुफ्फो को फ़ोन किया तो वो रोशन बीबी जो हैं वो हैदराबाद गई हुई थी। उनके फ़ोन रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक होती है कि उन्होंने अपनी फुफ्फो को फ़ोन किया था और उनकी फ़ोन लोकेशन से भी ये पता चलता है कि उस फ़ोन करने के बाद इनकी लोकेशन बदल गई थी, ये घर से वहाँ से चली गई थी। लेकिन बात यही है कि इनकी इस तमाम कहानी से फिर भी इनकी बेगुनाही तो जाहिर नहीं होती ना। ये बात कहना कि ये तस्फिये के लिए वहाँ गई थी, फुफ्फो को बुलाना चाहती थी, अगर इस गर्ज से गई थी तो फुफ्फो को साथ लेकर जाती ना, पहले से प्लानिंग करती कि जी एक बुज़ुर्ग को हम साथ लेके जा रहे हैं, वो सुलह सफाई करवा देंगी। मुझे तो इनकी बात पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आपकी ये बात भी दुरुस्त है मैडम, लेकिन आपको ही शक था कि तफ्तीश में कोई ना कोई झोल है और वहाँ पर अलमारी पे फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है और या जगरात पे फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। हाँ, अभी तक ये इम्कान भी है कि हो सकता है ये दोनों बेगुनाह हों, क्योंकि मुझे ये बात भी खटक रही है कि अगर इन्होंने जहर दे के ही कत्ल करना था हुमैरा का, तो ये जो मिठाई साथ लेकर आई थी ये जहर उसमें मिला सकती थी, वो इनके लिए ज़्यादा आसान होता बनिस्बत कि ये उसके घर में आके जूस के ग्लास में जहर मिलाती। और दूसरी बात ये है कि ये आम सी ख़वातीन हैं और साइनाइड जहर इतनी आसानी से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि दस्तयाब नहीं होता, तो इनको जहर कहाँ से मिला, ये भी एक सवालिया निशान है। मगर मैडम अपनी लाई हुई मिठाई में इसलिए इन्होंने जहर नहीं मिलाया होगा तो उसको फ़ौरन पकड़ी जाती। हाँ, लेकिन प्लानिंग तो फिर भी वीक थी अगर इन्होंने ही ये कत्ल किया है, क्योंकि पकड़ी तो ये फिर भी गई है, क्योंकि जुबैदा ने देख लिया था कि दोनों घर आई हैं। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कोई और सस्पेक्ट भी हो सकता है जो जुबैदा के जाने के बाद, इन दोनों लड़कियों के घर के जाने के बाद घर आया हो और हुमैरा को उसने जहर दिया हो। और वो कौन हो सकता है? वो हुमैरा का छोटा भाई है ना, तलहा। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे उसका कोई केमिकल्स का कारोबार भी है, इसकी मार्केट में कोई छोटी सी दुकान है उसकी। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। और मैडम जिसकी केमिकल की दुकान हो वो कहीं ना कहीं से साइनाइड भी अरेंज कर सकता है। पॉसिबल है। और वैसे भी हुमैरा की मौत के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा तलहा को ही पहुंच सकता था। मालूम करो हुमैरा की एक्चुअली प्रॉपर्टी थी कितनी, बैंक अकाउंट कितना है, कोई सेविंग्स हैं, और इन जेवरात के अलावा कोई इसका लॉकर वगैरह तो नहीं है बैंक में। ये सारी डिटेल्स पता करो और तलहा के बारे में भी मालूमात हासिल करो, इसका बैकग्राउंड चेक करो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस दिन की इसकी फ़ोन लोकेशंस चेक करो और फ़ोन रिकॉर्ड में किस किस से राब्ते में रहा है। मैडम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने आई जो कि मेरी नॉलेज में ऑलरेडी थी कि तलहा ने हुमैरा से 7 लाख रुपए लिए थे और मुसलसल हुमैरा उससे तकाजा कर रही थी अपने पैसों। ये मेरा छोटा साला है, तूने पहचाना नहीं इसको? और जो मेरी शादी में हार में से पैसे निकाल रहा था, तूने पहचाना इसको? ताज़ियत करने आया तेरे से। ताज़ियत ये तो शक्ल से कोई गुंडा मवाली लग रहा है। ये तेरी बहन को पिस्तौल दिखा रहा है तेरे सामने, तुझे शर्म नहीं आ रही? अबे इसको तो अंदर कर। अरे ऐसे निकाल ली इसने, इसकी आदत है रखने की। वैसे बुरा आदमी नहीं है ये। और तू क्या कर रही है? बकरा ईद आ रही है ना, पापा के नाम पे सूट दे रहा है मुझे, वही सी रही हूँ। मुझे छोड़ कर चली गई, मैं कैसे जीऊंगी आपा तुम्हारे बगैर?
अल्लाह मेरी बहन, मेरा तो कोई हमदर्दी नहीं है, मैं क्या करूँगी आपा? आई मुझे भी बुला लो अपने अरे जूबी, क्यों हलकान हो रही है तू रो रो कर? अरे तू अपनी सेहत खराब कर देगी। मुझे पता है आपा का गम खाया जा रहा है तुझे, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरा ख्याल करने के लिए। ये तो सारा दुख है, तू मर जाता आपा की जगह। जो रुका गुलाम, ये क्या पिस्तौल तान रहा तू? मार दे मुझे। मरवाएगा क्या? तुझे भी मारेगी, मुझे भी मारेगी ये। जो भी, तुम्हारा दिमाग पगला चुका है। अरे आपा के गम ने तुझे मार दिया है। तला नहीं रहा, तला के दिन बदल चुके हैं। अरे तला जायदाद का मालिक बन चुका है अब। उसकी आपा ने इतना कुछ छोड़ा है उसके लिए, तो अब उसको और कुछ नहीं चाहिए। ये फ्लैट और वो फैक्ट्री, उसमें भी तो हिस्सा है ना मेरा। और वैसे तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं यहीं रहने दूंगा। जब तक ये मेरी जगह है तू यहीं रह। बहुत बड़ा एहसान करेगा तू। जा जाके शर्म से कहीं डूब मर। अभी हमारी बहन की कब्र की मट्टी भी खुश नहीं हुई और तू ये बकवास बातें कर रहे हो बैठ के। वैसे भी तुम्हारी भाभी ने कहा है, जब तक मुझे हिस्सा नहीं मिल जाता जायदाद में, मैं यहाँ आता जाता रहूं और तुम्हारा भरपूर ख्याल रखूं। अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी नियत भी और तेरी बीवी की नियत भी। लानत तेरी शक्ल पे, दफा हो जाए यहाँ से। आइंदा यहाँ कदम भी रखा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। मार दे मुझे, कत्ल कर दे मेरा। इस गुंडे को अपनी बहन के लिए लेकर आया, तू मरवाना चाहता है मुझे, मरवा दे तू। आगे मेरे सिर मुंह में नमक छिड़क के देख लिया, जाओ यहाँ से। हुमैरा के जायदाद के कागजात देखकर अब इस बात की तस्दीक होती है कि हुमैरा का कत्ल तो उसी जूस के गिलास के ज़रिए किया गया, लेकिन उस जूस के गिलास के ज़रिए इरम और शफक को फंसाया गया जानबूझ के। बिल्कुल मैडम, ये सिर्फ एक चाल थी जो इस हद तक तो कामयाब हुई कि पुलिस ने इरम और शफक को गिरफ्तार कर दिया। हाँ, लेकिन अब इन प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखकर ये एहसास हो रहा है कि हुमैरा के मरने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचना। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब मैं बेकसूर हूँ साहब वो तो मेरी माँ की जगह थी। मैं कैसे कत्ल कर सकता हूँ साहब मैं? हाँ, सारे कातिल यही कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सच तो यही है कि जब उसने तेरी माली मदद करने से इनकार किया तो तेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। ठीक है, ओके। हेलो मैडम, पुलिस स्टेशन से फोन था, हुमैरा के भाई तला को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ख्याल में तुम फौरन थाने जाओ और जाके आयो साहब को बताओ कि हुमैरा का कत्ल तलहा ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया। हाँ, किया है मैंने कत्ल। हसद और इंतकाम ने अंधा कर दिया था मुझे। उसके पास सब कुछ था, बेवा होने के बावजूद भी हर चीज की मालकन थी वो। दिन रात मुझसे खिदमतें लेती थी और मुझे अपना बचा हुआ खाना खिलाती थी। हर वक्त मुझे बेइज्जत करती रहती थी। सोच लिया था मैंने, इस औरत को तो मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी। थक गई थी मैंने बाबर से जहर मांगा, दिया है मैंने उसे जहर। तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस औरत को कत्ल करवा दिया। हम उसे कत्ल नहीं करना चाहते थे। प्रॉपर्टी हुमैरा के बजाय जुबैदा के नाम करके मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था, मगर फिर उसे हमारी चाल के बारे में पता चल गया। उसने चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया था और मुझे इतनी गालियां दी, धमकियां दी, मुझ पर तशद्दुद किया, जबकि मैं बार बार यकीन दिलाती रही कि कागजात तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। मगर वो खुर्राट औरत नहीं मानी, जलील करती रही मुझे।
और उसी दिन इरम और शफक आए और मैंने इनकी आपस की चापलूसियां और झगड़ा देखकर फायदा उठाया। मैं तो वहां से चली गई थी, लेकिन कुछ ही देर में जब मैं वापस आई तो इरम और शफक वहां पर मौजूद नहीं थी और उसी का फायदा उठा के मैंने उस औरत के जूस में जहर मिला दिया। देखो उन पतामाओं को अपनी औकात दिखाने आ गई थी। अरे सब जानती हूँ उनके दिल में कैसा लालच चल रहा है। अब मैं तुझे क्या सुना रही हूँ? अरे तूने भी तो मेरी पीठ में खंजर खोपा है, मेरे कारखाने को अपने नाम पर करवा लिया। बात सुन ले, 2 दिन के अंदर अगर मेरी फैक्ट्री मेरे नाम पर नहीं हुई तो मैं पुलिस थाने चली जाऊंगी। नहीं नहीं आपा, मैं तुमसे इतनी माफिया मांग तो रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे नाम पर हो जाएगी फैक्ट्री। मुझे बाबर ने पूरा यकीन दिलाया है। अरे उस कमजात को तो करवा के देना ही होगा। और साफ सुन ले, तेरा रिश्ता भी वो इसीलिए लेके आया था। अरे तुम दोनों ने मिलके ये मंसूबा बनाया है। अच्छी तरह जानती हूँ तुझे मैं। नहीं आपा, तुम गलत सोच रही हो। तो गलती से हो गए मेरे नाम पे ट्रांसफर। आपा तुम मुझे 2 से 3 दिन का मौका तो दो, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दो। देखो आपा, बनकर ये नाटकबाजियां और मुझसे माफिया नहीं मांग। मैं तुझे मरते दम तक माफ नहीं करूंगी, भले तू मेरे तलवे चाटती रहे। साफ सुन ले, जाके मेरे लिए 1 गिलास जूस बना। बस सर फट रहा है मेरा दर्द के मारे। मैं तुम्हारे लिए अभी जूस लेकर आती हूँ। ये लो आपा, ठंडी हो जाओ, ठंडा ठंडा जूस लाया हूं तुम्हारे लिए, जूस पी लो। देखो आपा, गुस्सा तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इंस्पेक्टर साहब। फारिक सर। ले चलें। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।